हेलो स्टूडेंट्स, ग्रेड और आईएएस के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मार्च 2026 की शुरुआत में अमेरिका ईरान संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से खाड़ी क्षेत्र में कार्यरत हजारों भारतीय नाविक एक गंभीर संकट में यानी जोखिम में फंस गए। वो जो स्थिति थी, भारत की विशाल और तेजी से बढ़ती समुद्री कार्यशक्ति तथा उसकी बदलती संरचना की ओर ध्यान आकर्षित किया। उल्लेखनीय है कि आज भारत दुनिया के सबसे बड़े समुद्री श्रमिक आपूर्तिकर्ता देशों में शामिल है और दुनिया के 5 नाविकों में से एक भारतीय हैं। यह स्थिति जरूर भारत के लिए बहुत ही उपलब्धिपूर्ण है, लेकिन इसमें बहुत सारी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। तो आज हम वीडियो में समझेंगे कि भारत कैसे दुनिया का सबसे बड़ा मैरीटाइम वर्कफोर्स पावर बना। ठीक है, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि 2010 से 2024 के बीच भारतीय नाविकों की संख्या 5 गुना कैसे बढ़ी। ठीक है, क्यों भारतीय नाविक अब अधिकारी कम और निम्न पदों पर अधिक काम कर रहे हैं और इससे क्या चुनौती उत्पन्न होने की संभावना है। साथ ही साथ हॉर्मुज संकट ने भारतीय नाविकों की कमजोरियों को कैसे उजागर किया। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, रेमिटेंसेस और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और साथ ही हम अंत में देखेंगे कि यूपीएससी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण विश्लेषण क्या हो सकता है इसका। तो ये बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न मुख्य परीक्षा में जरूर पूछ सकता है, क्योंकि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है, रेमिटेंस से भी जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें इसमें हम बताने की कोशिश आपको करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि कैसे भारत दुनिया का मैरीटाइम लेबर पावर बना, मतलब कैसे इतनी बड़ी स्थिति में भारत पहुंच गया। देखिए, 2010 में भारत में लगभग 62,000 नाविक थे। 2024 तक यह संख्या बढ़कर 3 लाख से अधिक हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि 2010 से लेकर 2024 के बीच में क्या ग्रोथ रेट रहा है। और आज दुनिया में शीर्ष 3 नाविक सप्लायर देशों में शामिल है, जिसमें चाइना, फिलीपींस और इंडिया है। ये वैश्विक समुद्री कार्यबल का लगभग 17% भारतीय हैं, यानी दुनिया में हर 5वां नाविक भारतीय है। यह भारत की बड़ी वैश्विक उपलब्धि है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, अब देखिए कि लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। अब इस दूसरे पहलू के बारे में हम बताना चाहेंगे। जैसे देखिए, पहले भारतीय नाविकों में बड़ी संख्या में ऑफिसर्स होते थे। जैसे 2010 में ऑफिसरों की जो रेटिंग थी 60-40 का था। अब ये रेशियो 35 और 65 का हो गया है, यानी 35% ऑफिसर्स हैं और 65% श्रमिक हैं। तो इसका मतलब है कि भारत की समुद्री कार्यशक्ति तेजी से बढ़ा तो है, लेकिन किस ओर बढ़ा है? निम्न कौशल यानी लो स्किल की ओर बढ़ा है। यदि भारत उच्च कौशल वाले समुद्री अधिकारियों का विकास नहीं करता तो भविष्य में फिलीपींस और चाइना जो बड़े सप्लायर हैं, भारत को इस क्षेत्र में पीछे छोड़ सकते हैं। तो भारत को इस ओर ध्यान देना होगा कि किस तरीके से जो पहले हमारा जो रेशियो था 2010 के में कि ऑफिसर्स का रेशियो ज्यादा था, अब उसके उलट हो गया है कि जो लो स्किल्स या श्रमिक वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा हो गई है। तो ये एक मतलब समुद्री नाविक में ये एक कहीं ना कहीं भारत का संख्या तो जरूर बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके प्रभाव को जरूर कम करता है। अब देखिए कि सबसे बड़ी चिंता क्या है। देखिए, सबसे बड़ी चिंता क्या है कि विदेशी जहाजों पे जो निर्भरता है, जो भारतीय नाविक हैं वो ज़्यादातर विदेशी जो जहाज हैं उस पर ड्यूटी करते हैं। तो उससे कई प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। जैसे देखिए, यदि किसी युद्ध क्षेत्र में संकट आता है तो भारत की प्रत्यक्ष सुरक्षा क्षमता सीमित हो जाती है। ठीक है, और कूटनीतिक हस्तक्षेप कठिन हो जाता है। नाविकों की सुरक्षा विदेशी कंपनियों पर निर्भर होती है। मान लीजिए कि कोई भारतीय है और किसी विदेशी जहाज पे वो काम कर रहा है, जैसा कि 90% भारतीय हैं वो विदेशी जहाज पे या विदेशी कंपनियों के जहाज पर काम करते हैं। तो जैसे अभी हॉर्मुज का संकट का अगर उदाहरण लिया जाए तो उस संकट के दौरान बहुत सारी जहाज फंस गए, उस पे नाविक भी फंसे हुए थे। तो ऐसे में भारत चाह के भी कूटनीतिक हस्तक्षेप नहीं बहुत ज्यादा कर सकता है। साथ ही साथ नाविकों की सुरक्षा विदेशी कंपनियों के हवाले रहती है। अगर भारतीय कंपनियों में वो ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे तो भारत वहां कूटनीतिक हस्तक्षेप करने की भी स्थिति में रहेगा। तो स्थिति ये है और ये बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा चिंता कारण है। और यही कारण था कि हॉर्मुज संकट के समय बहुत सारे भारतीय नाविक फंस गए थे। और हालांकि अब इसका एक विकल्प आया है, दोनों देशों में, ईरान और अमेरिका में एक समझौता हुआ है और ईरान पूरी तरह से तैयार हो गया हॉर्मुज की खाड़ी को खोलने के लिए। तो अब धीरे धीरे वहां से जितने भी फंसे हुए जहाज से आवागमन धीरे धीरे तेज होगा।
लेकिन ये सवाल जरूर उत्पन्न होता है कि इस प्रकार के संकट उत्पन्न होने पे भारत के सामने क्या विकल्प है, क्योंकि ज्यादातर जो भारतीय हैं वो विदेशी कंपनियों में कार्यरत हैं। अब देखिए कि यही हॉर्मुज जो खाड़ी है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि इसमें जो है 23,000 भारतीय फंस गए थे, हजारों भारतीय खाड़ी क्षेत्र में फंस गए थे, कई तेल टैंकर भी फंस गए थे। तो यही उदाहरण सबसे बड़ा है कि किस तरीके से जो है इससे जो है भारत इसका सामना करना पड़ेगा और किस तरीके से इस चुनौती से बाहर निकल सकता है। देखिए, आप देखिए कि इसके अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है जो नाविक जो है कार्यरत हैं। देखिए, भारतीय नाविक जो हर वर्ष अरबों डॉलर भारत को रेमिटेंस के रूप में भेजते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो आता है केरला, गोवा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जो राज्य हैं, तटीय राज्यों को सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त होता है। नाविक जो होते हैं हजारों अरबों डॉलर जो है भेजते हैं। यदि वैश्विक समुद्री व्यापार प्रभावित होता है तो इन परिवारों की आय पर भी सीधा असर पड़ता है। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। जैसा कि अभी चुनौती उत्पन्न हुआ है, उस चुनौती से एडवर्स इफेक्ट उनके इनकम पे भी पड़ा। फिर वो जो भेजते हैं भारत को रेमिटेंस, वो रेमिटेंस भी प्राप्त नहीं होता, और जब रेमिटेंस प्राप्त नहीं होता तो सीधा सा उसका असर डायरेक्ट जो है उनकी फैमिली पर पड़ता है, इनडायरेक्ट भारतीय इकोनॉमी पर भी पड़ता है कि जो रेमिटेंस प्राप्त होता है वो कहीं ना कहीं उसमें कटौती होने की भी संभावना होती है, चूंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब देखिए कि इसका विश्लेषण हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, भारत की समुद्री शक्ति तेजी से बढ़ रही है, लेकिन 3 चुनौतियां सामने हैं। जैसे पहला क्या है, कौशल स्तर में गिरावट। ठीक है, जो जैसे क्या है कि पहले क्या था, ऑफिसर्स के लेवल के जो नाविक थे वो ज्यादा थे। अब क्या है, ज्यादातर श्रमिक और इस तरीके के लोग जो हैं, जो सेमी स्किल्ड या कम स्किल्ड लोग हैं वो हैं, तो कहीं ना कहीं स्किल में भी गिरावट आ रही है। उसी तरह विदेशी जहाज़ों पर अत्यधिक निर्भरता है, उससे भी कई चुनौतियां सामने आ जाती है। मैंने चुनौतियों के बारे में आपको बताया। उसी तरह भू राजनीतिक संकटों के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता भी है। अब मान लीजिए कि जो जियोपॉलिटिकल जो स्थिति अभी चली, वेस्ट एशिया में तनाव था, युद्ध की स्थिति थी, तो वैसी स्थिति में जहाज फंसते हैं तो बहुत सारे नाविक वहाँ फंसने की संभावना रहती है, और उससे कई प्रकार के जो एडवर्स इफेक्ट न केवल इकोनॉमी पे पड़ता है, उनके परिवार पे भी पड़ता है, और वो बहुत बड़े संकट का सामना कर रहे होते हैं। तो इसका जो विकल्प होगा कि हमें उच्च कौशल वाले समुद्री अधिकारियों का विकास करना होगा। भारतीय शिपिंग क्षमता का विस्तार, जैसे भारतीय शिपिंग क्षमता का अगर हम ज़्यादा विस्तार करेंगे तो क्या होगा कि जो विदेशी कंपनियों में या विदेशी कंपनियों के जहाज़ों में जो नाविक काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो है भारतीय कंपनियों में काम कर पाएंगे, उनको खुद के अपने शिपिंग में नौकरी मिल पाएगी। तो किसी प्रकार का अगर संकट होता है भविष्य में, कोई भू राजनीतिक संकट उत्पन्न होता है, तो उस संकट के दौरान जो है भारत जो है अच्छे से कूटनीतिक प्रयास कर सकता है और उनको वापस लाने की क्षमता रख सकता है। तो ये है, और उसी तरीके से विदेशों में कार्यरत नाविकों के लिए एक मजबूत सुरक्षा तंत्र विकसित करना होगा। ये भारत के लिए सबसे बड़ी चीजें होंगी। अब इसी तरह से अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो भारत की समुद्री सफलता एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन हॉर्मुज क्राइसिस ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल संख्या नहीं बल्कि कौशल, सुरक्षा और रणनीतिक तैयारी ही भविष्य की ताकत होगी। प्रश्न यह है कि क्या भारत दुनिया का सबसे बड़ा नाविक सप्लायर बनने के साथ साथ अपनी समुद्री श्रमिकों की सुरक्षा और हितों की रक्षा भी करने में सक्षम होगा। ये आने वाला समय बताएगा, चूंकि इसमें जो है स्किल के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो है शिपिंग क्षमता अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तभी हम नाविकों की हितों की सही तरीके से हम रक्षा कर पाएंगे। किसी प्रकार का जो भू राजनीतिक संकट जैसा कि अभी हॉर्मुज की खाड़ी में हुआ या वेस्ट एशिया में जब हुआ, तो इस तरह के संकट के समय हम अपने नाविकों की सुरक्षा करना हमारे सरकार का परम कर्तव्य है। तो इसके लिए जो है न केवल उनके स्किल पे काम करना होगा बल्कि उनकी क्षमता भी बढ़ानी होगी और साथ ही साथ अपनी शिपिंग क्षमता को भी बढ़ाना होगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की कोई रुचिकर और जानकारी वर्धक टॉपिक जो आपके सिलेबस के लिए भी महत्वपूर्ण हो, साथ ही साथ आपकी परीक्षा में भी वो योगदान करता हो। तो अगर चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके इस समर्थन से हमको अपार जो है खुशी मिलती है, अपार हर्ष मिलता है। हम इसी तरीके से करंट अफेयर्स की क्लास आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।